अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, जज नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। तारीख के जिस धारे पे हम खड़े हैं वहां इसी नौयत के दलेराना और तगड़े फैसलों की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज डस्का के इलेक्शन को कलअदम कदम करार देकर गफलत के मुर्तकिब अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इख्तियारात के इस आईनी इस्तेमाल में इस मुल्क के तमाम मसाइल की तशफ़ी है। अब देखिए ना कि अगर पार्लियामान दस्तूरी एहसास की कुल्ली अमीन हो, ताकत के मरकज कानून साज ऐवान हो, तो ओपन बैलेट के लिए सदारती रेफरेंस की हाजत पेश क्यों आती? अवामी नुमाइंदगान आईनी हुर्मत के पासदार हों तो हॉर्स ट्रेडिंग की तोहमतें क्यों भुगतना पड़ती? वजीर आजम आईनी ज़ाब्तों में बाइख्तियार हों तो आईनी मुद्दत पूरी ना करने के सवाल क्यों उठें? और इदारे आईनी हदूद में रहकर अपना काम बरूए कार लाएं तो ना मुदाखलत का शिकवा हो, ना गैर जानिबदार होने का जवाब शिकवा। इंतजामी पेचीदगियां महज जानिबदारी ही में नहीं बल्कि निज़ाम की मजबूरियों से भी नत्थी हैं, जैसे फौज के बगैर इलेक्शन नागुज़ीर, मरदमशुमारी और कुदरती आफतों में फौज का एक रोल और उसको दावत आईनी दायरा कार में तय। मगर सियासी बहरानों में इस्टेब्लिशमेंट के हल तलाशने की गुजारिशात, फैसिलिटेट करने की दुहाइयाँ आ बैल मुझे मार वाली ही मजबूरी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज फरमा रही थी कि खबर ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो गई, खबर ये होगी कि इस्टेब्लिशमेंट जानिबदार है। पीडीएम के 3 बड़े ही इस बयानिए पर मुत्तफिक नहीं। गिलानी साहब को उम्मीदी में ही सही गैर जानिबदारी दिख रही है तो मौलाना को मायूसी में जानिबदारी नजर आ रही है। जो एस्टेब्लिशमेंट है वो टोटली न्यूट्रल है। अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए। सामने कोई ऐसे शवाहिद नहीं आए कि मैं कह सकूं कि एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई इसमें फरीक बन गई, तो बिलावजह तो हम किसी को जानिबदार नहीं कहते। जहां पर हैं वहां हमने कहा है 2018 के इलेक्शन के बारे में जो हमारा मौक़िफ़ है वो हम डंके की चोट कहते हैं, आज भी उस पर कायम है। नाज़रीन, आज जिस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन से आया, तासुर यही बना कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी हक सही मायनों में इस्तेमाल किया है। अब डस्का का इलेक्शन कलअदम होने का फैसला हो, गफलत के मुर्तकिब अफसरान की मुअत्तली हो, ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की बड़े मार्जिन से कामयाबी हो, हमजा शहबाज की जमानत हो, या फिर गिलानी साहब का पुरुमीद होना हो, क्या ये इशारे वाक़ियतन इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के हैं या इसका मतलब इदारों का आईनी तौर पर फार होना है? जानिबदारी और गैर जानिबदारी के इस बयानिए में अलबत्ता सेनेट इलेक्शन ये ज़रूर तय करेगा कि ताकत के मराकज़ सियासत में कितने फाल हैं। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी को जो गैर जानिबदारी नजर आ रही है वो पीडीएम के दीगर कायदीन को दिखाई क्यों नहीं दे रही? आज हम आपको एक बैकग्राउंड भी देंगे। आज की बड़ी खबर, कमीशन मुतहर्रिक हो गया, बाइख्तियार हो गया, ग्रू स्पाइन। नाज़रीन, एक लंबी दास्तान है हमारे मुल्क की। इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रूनुमा हुए, किस इदारे ने क्या किरदार अदा किया, पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट एंड मोर। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सजाद साहब, पॉलिटिशियन भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान रह चुके हैं फॉर 2 नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स, चेयरमैन ऑफ द सेनेट रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब पीएमएलएन की जानिब से मौजूद होंगे। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, मेरे साथ स्टूडियोज़ में अब्दुल शकूर शाद साहब मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट डिवीजन तहरीक इंसाफ। वेरी वार्म वेलकम टू यू। वी आर गोइंग टू बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शकूर साहब, आपको बेनिफिट ऑफ द स्टूडियो देंगे, आपसे आगाज करूंगी। मुझे बताइएगा कि आज जो फैसला आया है कि गैर मुतवक्के था, यू weren't एक्सपेक्टिंग इट, तहरीक इंसाफ का रद्द अमल बड़ा शॉक्ड आया, आप अपील में जाने का फैसला कर लिया आप लोगों ने? नहीं थी, क्योंकि जहां इलेक्शन पुरअमन तरीके से हुए थे, सिर्फ पुरअमन तरीके से हुए थे, जहां पुरअमन तरीके से हुए थे वहां दोबारा सिटी के अंदर ओपन फायरिंग हुई है सर। वो तो एक अलमिया है, आप दोबारा इलेक्शन भी करवा लेंगे, लेकिन उन 2 बच्चों की माओ को क्या दिलासा देंगे? उन बच्चों को कहाँ से लाएंगे आप, जिनकी जानें चली गई? तो वो इस तरह के वो वाक़यात नहीं होने चाहिए। इलेक्शंस होने चाहिए और पुरअमन तरीके से होने चाहिए। पूरी लाओ लश्कर के साथ लोग जाके वहाँ बढ़ाव डालते हैं, ठीक है ना, जिन पर पहले से कई केसेस होते हैं, ठीक है ना। और मगर आप अपील में क्यों जा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि तहरीक इंसाफ तो हमेशा साफ चली, शफाफ चली और इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आपने पिछले एक लीगल जो आपकी राइट है उसको एक्सरसाइज करने में क्या बुराई है? जरूरी नहीं है ना? जरूरी है,
जहाँ एक मरतबा इलेक्शन हो गए, हाँ। ठीक है ना, आपके मुतनाज़े भी हो सही है, मुतनाज़े वहाँ नहीं है, जहाँ सिर्फ 20 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर ये मुतनाज़े आप करार दे सकते हो या करार दिए जा रहे हैं या कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ बाकी फेयर इलेक्शन हुए, जहाँ के रिजल्ट भी वक्त पर आ गए थे, जहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब नहीं गए, जहाँ फोक का भी कोई मसला नहीं था, ठीक है ना, उनको आप दोबारा कराना है, वो तो कोई मनता की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब, एक बात क्लियर कीजिएगा जरा, सिर्फ एक वजह है, आप लोगों की प्रेयर क्या थी? आप लोगों ने इनिशियली तो ये बात की गई थी कि पहले इन्हीं 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग हो जाए, और गो के आपके कैंडिडेट ने फॉर्म 45 भी फकत 18 ही हैंड इन किए थे, मगर इन 22 पोलिंग स्टेशंस की बात हुई, और उसके बाद मरियम साहिबा ये कहती रही कि ये पूरे के ऊपर होगा, मगर अंदर की दरख्वास्त भी 22 की थी। तो ये आज आपने दरख्वास्त तब्दील की है या ये अपने तय इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है? नहीं जी, अदालत के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली जो एप्लीकेशन दी गई थी वो इन्हीं 22 पुलिस स्टेशंस के हवाले से दी गई थी। उसके बाद जो सिविल मिसलेनियस या जो भी उसका लीगल टर्म होता है, वो सेनेटर साहब, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। उसके बाद इजाफी इलाकों के अंदर ये जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरह आपके सामने वीडियोज आई जिनके अंदर MNA के कैंडिडेट जो थे वो ओपनली फायरिंग कर रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे, उनके बॉडीगार्ड्स फायरिंग कर रहे थे या उनके साथ जो असाब थे वो फायरिंग कर रहे थे और वो साथ खड़े थे। फिर दीगर वीडियो और एविडेंस आई जिसमें खवातीन कह रही थी कि कहते मेरा कोई लेना देना नहीं था उनसे, बल्कि इलेक्शन कमीशन में तो कहा गया है कि अच्छा हुआ कि आप जाए वकूआ पे आ गए। जी बहुत अच्छा हुआ। वो वीडियोस के अंदर तो जो अच्छा हुआ वो आपके सामने है, वो आप जरा चला दें वीडियोस ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ। लेकिन हर वीडियो के अंदर क्या हुस्न इत्तफाक है कि अगर कराची के अंदर कोई मसला होता है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो भी उस जाए वकूआ पे पहुंचते हैं जहाँ पे बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि उनके साथ के लोग या बॉडीगार्ड जो हैं वो क्लशनकोफ से फायरिंग कर रहे हैं। अगर डस्का का इलेक्शन होता है तो बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि जो उनके दोस्त हैं जिनके साथ वो खड़े हुए हैं मुसलसल, वो इत्तफाकन जाए वकूआ पे पहुंच गए और वहां पे AK-47 से फायरिंग होती रही। फिर कई ऐसी वीडियोस बाद में सामने आई जिनमें ये पता चल रहा था कि यहाँ पे खवातीन कह रही हैं कि यहाँ तो कोई फायरिंग नहीं हुई, तो 5 घंटे या 6 घंटे से क्यों पोलिंग बंद की गई है, और उसका कोई जवाब नहीं था। मगर जो सबसे अहम पहलू है, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि पहले जो एप्लीकेशन दायर की गई वो यही दायर की गई जो आपने कहा 22 उनकी। उसके बाद एडिशनल एप्लीकेशन दायर की गई, उसका कोई नाम है भला सा सिविल मिसलेनियस या क्या, जिसमें तमाम इलेक्शन के अंदर जो एविडेंस था वो अपेंड करके नई एप्लीकेशन दायर की गई। उसके बाद जो चीजें सामने आई वो तो बहुत ही अजीबोगरीब थी। एक साहब हैं जुल्फिकार जो वहाँ के DSP हैं या कुछ इस तरह की किसी पोस्ट के ऊपर तैनात, जुल्फिकार विर्क। तो जुल्फिकार विर्क ने जी कई मुकदमे हमारे कैंडिडेट और दीगर लोगों के खिलाफ दायर किए और उनको हरासा कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन में जब पिटिशन की गई और इलेक्शन कमीशन ने देखा कि जुल्फिकार विर्क साहब क्या कर रहे हैं, तो उनको इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने IG को कि इसको हटा दें। तो IG साहब ने नहीं हटाया। उसके कुछ दिन के बाद दोबारा उनको कहा गया कि आपने हुक्म दिया था IG साहब को, वो नहीं हटे। तो उन्होंने दोबारा हुक्म का इजरा किया कि इनको फौरी तौर पर हटा दिया जाए, सख्ती से कहा। उन्होंने कहा अच्छा जी, फिर भी नहीं हटाया। इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको हटा दिया। फिर इत्तफाक देखिए कि एक साहब जिनका नाम जुल्फिकार अली था, जुल्फिकार अली विर्क, यानी वही साहब जुल्फिकार विर्क जिनको हटाया गया था, उनको इलेक्शन की कंप्लीट जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई इलेक्शन डे के अंदर कि ये होंगे पुलिस के पॉइंट पर्सन जो जिम्मेदार हैं इलेक्शन पुरअमन होने के और इलेक्शन एक तरीकाकार से होने के। जिस शख्स को 2-3 मरतबा हुक्म का इजरा किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हटा दिया जाए, फिर उसको हटवा दिया, उसका नाम बदल के, जरा फोर्जरी देखिए कि उसका नाम था जुल्फिकार अली विर्क। तो जुल्फिकार अली विर्क को हटा दिया गया और फिर जुल्फिकार अली जो जुल्फिकार अली विर्क था उसको दोबारा लगा दिया गया इलेक्शन की तैनाती पे। जब ये चीजें इलेक्शन कमीशन के सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो कमाल हो गई है, ये किस तरह की धांधली है। हमने कहा कि इसको हटा दें, आपने हटा भी दिया और फिर नाम बदल के उसको लगा दिया। क्या पुलिस को उसका नाम नहीं मालूम, या पुलिस को ये नहीं मालूम कि हटाया किसको है, या पुलिस को ये नहीं मालूम कि लगाया किसको है रखवाली पे इलेक्शन सर? उनको मुबैना तौर पे बड़ी गहरी जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई थी, तो शायद आप इजी ले रहे हैं, उनको बहुत बड़ा टास्क दिया गया था। मगर बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दे दिया। मैं इसका एक लीगल पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। एक लीगल नंबर 1 एप्लीकेशन पूरे हल्के के लिए भी दायर की गई थी
बिल्कुल की गई थी। पहली जो थी वो 22 की थी पोलिंग स्टेशंस की, उसके बाद पूरे हल्के की थी। नंबर 2 मैंने आपको दीगर एविडेंसेस बताए हैं फायरिंग के। नंबर 3 मैंने आपको जुल्फकार विर्क और जुल्फकार अली विर्क दोनों का जो मामला है वो पेश किया, समझाने की कोशिश की है। ठीक है। और इसके बाद बेशुमार ऐसी चीजें थी जिसके बाद ये जाहिर हो गया। अब जो असल सवाल है, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मैंने कुछ वक्त ले लिया, 30 सेकंड दीजिए। सवाल ये है कि अगर ये लोग गायब हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो बूढ़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि मगरिब के बाद जो निकलेगा वो गायब हो जाएगा, उस पे जिन उसको उठा के ले जाएंगे, तो निकलना नहीं बेटा कभी भी रात को बाहर मगरिब के बाद। तो उन्होंने नई प्रिजाइडिंग अफसरान ने बात सुनी, रात को बाहर निकले तो गायब हो गए, उनको जिन उठा के ले गए, वो महलूल हो गए। सुबह फिर जब लोगों ने दुआएं मांगी फजर के बाद, जो नूर का वक्त होता है, तो वो उनका ज़हूर हो गया। जब ज़हूर हुआ तो रिजल्ट बदल चुके थे। रात को जो उन्होंने फॉर्म 45 दिए थे और अगले दिन जो फॉर्म 45 दिए थे, उनके नंबर्स बदल चुके थे। मोजज़े के तौर पे ये मोजज़ाती इलेक्शन था। PMLN के घट गए हुए थे, PTI के बढ़ गए हुए थे। मगर जो असल बात है वो ये है कि ये धांधली लोकल लेवल पे नहीं हुई। विर्क साहब का ना हटना, IG साहब का उनको ना हटाना, हटा के दोबारा लगा देना, मैं इसी पे आऊंगी क्योंकि मैं इस पे आएंगे कि किस लेवल के ऊपर ये मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी एलिजिडली हुई है या किस सतह से हुई है, इसके ऊपर आएंगे। जस्ट गिव मी अ चांस फॉर अ सेकंड। मैं वसीम सजाद साहब आपकी जानिब आऊंगी। मुझे एक तो बताइएगा कि आपके लिए डस्का के अंदर री इलेक्शन इतनी तेजी से, इतनी क्लैरिटी के साथ आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था इसके ऊपर, गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस द पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस इन द कंट्री राइट नाउ। सेकेंडली सर, जिस चीज का जिक्र अभी मुसद्दिक साहब कर रहे थे, आज का ये भी नोटिफिकेशन आया है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पुलिस पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमिश्नर ने साथ कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन और RPO गुजरांवाला को भी उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करने के लिए कह दिया है, करके गुजरांवाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत भी जारी कर दी। और इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दिया जाए। इसके साथ साथ वसीम साहब, इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब को भी ये हुक्म दिया है, एक लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स विच इंक्लूड्स जुल्फिकार विर्क, जिसका जिक्र अभी मुसद्दिक साहब कर रहे थे, कि इन सब को जो है नेक्स्ट टाइम इलेक्शन ड्यूटीज पे मामूर ना किया जाए आइंदा के लिए। तो और इन तमाम के खिलाफ जब इलेक्शन कमीशन कहेगा तो फिर पंजाब हुकूमत, चाहे वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, इनको इंक्वायरी करने का हुक्म भी देगा। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर ये सारा काम ना हो और ये एक मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो जस्ट री इलेक्शन ये अधूरी बात रह जाएगी, और इलेक्शन कमीशन के पास इस केस के अंदर किस हद तक जाने की पावर्स हैं? क्या सिरे से IG को भी मुअत्तल किया जा सकता है, टॉप ब्यूरोक्रेसी को, एंड डज दिस ओनली एक्सटेंड टिल द ब्यूरोक्रेसी? इसमें जी जो वाकयात सामने आए हैं, जो प्रेस के ज़रिए और जो वाकयात इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक थे। उसमें लोगों की जानें भी ज़ाया हुई और शिकायत बहुत संगीन किस्म की थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब कर दिया गया और फॉर्म 45 बदले गए। तो ये सारे वाकयात तो बहुत संगीन और बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं। इसका जो मैं समझता हूँ पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वो किरदार अदा कर रही है जो कि मकसद था उसका आइन में उसको बनाने का, उसको शामिल करने का। और इसकी थोड़ी सी पस मंज़र में मैं चला जाऊँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में हमेशा से शिकायत रही हैं। 18वीं तरमीम के वक्त इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ तब्दीलियां की गई थी, और जब तब्दीलियां कर रहे थे तो हमारे सामने हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन, उनके इख्तियारात और उनकी जो पोजीशन थी वो सामने थी। और हमने ये सोचा कि भी हिंदुस्तान में इतना बड़े वसी पैमाने पर इलेक्शन होते हैं और शिकायत नहीं आती, तो उसका क्या वजह है और क्यों ना उस किस्म की चीज़ें हम पाकिस्तान के अंदर भी ले आएँ। तो 2-3 चीज़ें हमने की। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन और उनके जो चेयरमैन हैं उनकी टर्म 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई कि वो किसी हुकूमत के मरहून मिन्नत ना रहें। नंबर 2, पहले ये होता था कि जो वहाँ के मेंबर होते थे वो सर्विंग जजेस होते थे और वो इलेक्शन के लिए उनको बुलाया जाता था और वो उसके बाद चले जाते थे। लिहाजा परमानेंट इलेक्शन कमीशन नहीं था, उसकी वजह से बहुत से मामलात में ताख़ीर भी होती थी। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो परमानेंट मेंबर्स हैं,
उनकी 5 साल की टर्म है, उनकी तरीका जो इंतखाब है उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो चेयरमैन है, एक तो उनका रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन उनको वसी तजर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और इलेक्शन कमीशन का बहुत सा काम जुडिशल के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। तो ये जब जज साहिबान थे तो उनकी इंटेग्रिटी में तो कोई शक नहीं, उनकी लीगल नॉलेज भी कोई शक नहीं, लेकिन इंतज़ामी तजर्बा जज साहिबान को नहीं होता, और इस इलेक्शन में उनका ये तजर्बा मैं समझता हूँ वो बहुत नुमायां तौर पे सामने आ गया। उठाया आपने। जी, तो ये एक तो ये जो चीज़ें थी ये अब इस इलेक्शन में सामने आई हैं, और मैं समझता हूँ कि जो ख्वाहिश थी लोगों की, जो मकसद था आइन में तरमीम करने का, वो लगता है कि कुछ हद तक पूरा हो रहा है। पूरा यानी इस इलेक्शन तक तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या आइंदा भी होगा? ये जो रवायत डाली है, कुछ जो प्रैक्टिसेस बनेंगी, ये मेरे ख्याल में आइंदा भी एक मिशल राह होंगी, और बाकी जो लोग आएंगे उनके लिए भी एक रास्ता और एक मंजिल सामने आएगी। तो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार, क्योंकि हमने देखा है जब भी जी इख्तियारात के ऊपर आ जाएं, क्योंकि जब भी हमने इम्प्यूनिटी देखी है विद द वायलेटर्स या द एलिजेड प्लानर्स एंड मैनिपुलेटर्स ऑफ रिजल्ट्स, इम्प्यूनिटी होता कुछ नहीं है। ये कोई नई चीज नहीं हुई जो डस्का में हुई है, बट पहली दफा शायद इतने भोंडे तरीके से हुई है दैट इट्स इन आवर फेसेस, और ये हम देख रहे हैं एक्शन लिया जा रहा है। बट किस हद तक इख्तियारात हैं, एंड विल कैन हेड्स रोल, और क्या ब्यूरोक्रेसी तक ही महदूद हैं, या इट कैन गो इनटू द पॉलिटिकल रियाम एज वेल? जी, इसमें यह है जी कि सबसे जो इनका अहम इख्तियार है वो है आइन के तहत ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और इसकी जिम्मेदारी है कि फेयर फ्री इलेक्शन उन्होंने कराना है। आर्टिकल 218 है, और कुछ केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा है जी कि अगर आइन में फेयर इलेक्शन कराना है तो उनके इख्तियारात नहीं है, तो फिर क्या वो दुआएं मांगे कि या अल्लाह इनका फेयर इलेक्शन हो जाए? इख्तियारात उसमें शामिल होते हैं, यानी आर्टिकल 218 के अंदर शामिल है, क्योंकि वो उनकी आइनी जिम्मेदारी है। कवानीन भी हैं। अब उन्होंने अपने इस इख्तियार का इस्तेमाल किया है, और वो उन्होंने आईजी को भी बुला लिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी बुला लिया है, कुछ लोगों सर आईजी को भी मुअत्तल कर सकते हैं? जी, मेरा ख्याल वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चीफ सेक्रेटरी को भी मुअत्तल कर सकते हैं, बुज़दार साहब को बुला सकते हैं। इनके जो बारे में एक शिक है आइन में, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है और फिर इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो ये है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज थ्रूआउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इनके बारे में लिखा हुआ एड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो लिहाजा एक कानूनी एक जिम्मेदारी है तमाम अथॉरिटीज़ की, वो इलेक्शन कमीशन की हिमायत करें, उनको सपोर्ट करें, उनके काम को जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाए। तो अदालतें भी मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी जब भी उनके पास मामलात आते हैं, वो इसको सामने रखते हुए कि इन्होंने फेयर इलेक्शन कराना है, और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इन इख्तियारात की ज़रूरत होती है, लिहाजा उन्होंने इनके इख्तियारात को वसी पैमाने पर इंटरप्रेट किया है कि इनके पास ये सारे इख्तियारात हैं। और अब तो जो इलेक्शन एक्ट है उसमें भी इख्तियारात हैं, मुअत्तल भी कर सकते हैं, मुकदमे भी दायर कर सकते हैं, हुकूमत को कह भी सकते हैं कि इनके खिलाफ आप इंक्वायरी करें, और फिर इंक्वायरी के बाद जो भी फैसला होगा। तो इख्तियारात इनके पास हैं। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी इख्तियारात का भरपूर सही तरीके से, आइनी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। बताइएगा कि ये सिर्फ इसी हल्के तक ही महदूद रहेगा ये फैसला, या आगे आने के लिए भी मसले राह बनेगा? और मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछ रही हूँ सर, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, वो खबर मैंने शेयर भी की पीर को, सर ये चीफ मिनिस्टर हाउस से बराह रास्त मनसूबाबंदी की गई है, जो ये सारा काम हुआ है। PMLN का कहना है ऊपर से की गई है, ईदर विच वे, यू डैम्ड इफ यू डोंट, डैम्ड इफ यू डू, यानी कि खान साहब को पता भी था, बहुत मसला है, नहीं भी पता था तो वो और भी बड़ा मसला है। बट दैट बीइंग सेड, क्या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है इलेक्शन कमीशन? देखिए जी, अगर ऐसा कुछ साबित हो गया ना कि पहले तो फैक्ट्स एस्टैब्लिश होने चाहिए ना, कि अगर कुछ साबित हो गया, अगर साबित हो गया तो एक्शन हो सकता है, यानी मुकदमात भी हो सकते हैं। पहले तो मेरे ख्याल में जब कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम लगता है तो उसकी इंक्वायरी होती है, तो अगर कोई अफसर है उसकी इंक्वायरी हो गई, या इलेक्शन कमीशन खुद कुछ इन्वेस्टिगेट इंक्वायरी करेगा, उसके बाद जब कोई नतीजे पे पहुंचे तो फिर एक्शन की बात होगी। लेकिन वो जो अफसर होते हैं मजाज हैं,
जो उनके खिलाफ तो बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, लेकिन जो सियासी लोग होते हैं उनको तो इस तरह नहीं निकाला जा सकता। उनके खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की प्रोसीडिंग अगर साबित हो जाए तो हो सकती हैं, लेकिन जो इस वक्त जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि इंतज़ामी लेवल पे फेलियर ऑफ अथॉरिटी है, यानी चीफ मिनिस्टर के कहने से भी किसी की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि गलत ऑर्डर को वो फॉलो करे, गलत ऑर्डर को ओबे करे, ये उनका काम में नहीं होता। उनको चाहिए कि कानून के मुताबिक चले। और ये मेरे ख्याल में, और ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो भी फैसले किए, ऑब्वियसली ये तो इसी इलेक्शन के बारे में होगा, लेकिन ये एक मॉडल बन जाएगा, एक रवायत बन जाएगी, एक आप कह लेंगे कि जी सबके लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा और आइंदा के लिए इससे हटना मुश्किल हो जाएगा। और अच्छा है कि ठीक है सर, एक वक्फा ले लें छोटा सा जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। आई एम श्योर मुसद्दिक साहब इज इचिंग टू स्पीक अवे राइट नाउ। ये भी अपना एक वजीर आजम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों डिस्क्वालीफाई करवा चुके हैं। तो वी विल ट्राई टू मेक अ लिटिल कंपैरिजन ऑफ इट एज वेल। ए वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। शकूर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सेनेट इलेक्शंस के ऊपर जाऊंगी क्योंकि आपके पास राइट ऑफ अपील तो है, मगर बहरहाल ये आपका कोई हरीफ नहीं कह रहा है। ये इलेक्शन कमीशन दो टोक अल्फाज में कह रहा है कि हल्के में साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाब नहीं हो सका, फायरिंग के वाकयात करके वोटर्स को डराया धमकाया गया। इलेक्शन एक्ट की शिक 9 के तहत इलेक्शन को कलअदम करार देते हैं, जबकि हल्के में 18 मार्च को अब इलेक्शंस होंगे। और सर गो कि ये फायरिंग शायरिंग के वाकयात तो रात 11-12 बजे तक तब का इतना इशू नहीं था कि नून लीग उधर जा रही थी। इशू तब ये बन गया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान कहां चले गए, व्हाई कांट वी रीच देम। मगर ये एक ऑटोनमस बॉडी कह रही है, देखिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, देखिए ट्रांसपेरेंट। एक तरफ से अगर आप देखें, अगर इदारे मुस्तहकम हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो ये भी आपके क्रेडिट में, ये क्रेडिट भी हमें जाने चाहिए। ये आपके क्रेडिट में, या हाल ही में जो पीडीएम के लोगों को न्यूट्रल लगने शुरू हो गई है वो तो उनके क्रेडिट में? शुक्र है इनको कुछ तो रिलीफ मिला बेचारों को, वरना सोते उठते कुछ तो रिलीफ मिला। सारे ज़िमनी इंतखाबात ये जीत गए सर, नहीं कुछ तो रिलीफ आपको भी मिल जाना चाहिए था सर। सब नहीं जीते। पिछले हफ्ते 7 बाय इलेक्शन में से आप लोग एक जीते हैं और वो भी इलेक्शन हो रहा है। उन्होंने अपने नहीं, एजेंसी वाले भी तो हमने जीते। चलें, उसके ऊपर भी सवाल उठा लिया। तो लेकिन मसला ये है कि जहाँ से हम पहले काफ़ी बड़े मार्जिन से आ रहे थे, अब वो नैरो हो गया था मार्जिन भी, जहाँ से हम हार गए अभी। और जहाँ इन्होंने पहले वोट लिए थे उनसे कम वोट लिए, इन्होंने नून ने लूज किया है, ये नहीं कि गेन किया है। अब हमें सर आपके बयानिए को ये कितना मुतासिर करेगा सर? हम देखें, अगर इदारे मजबूत होते हैं तो ये हमारी दिली ख्वाहिश है। मेरी हमेशा से, अगर रिकॉर्ड उठा के देखें तो मैं इस बात से जोर देता रहा हूँ कि शख्सियात तो आनी जानी है। आज लोग हैं, कल नहीं होंगे, कल जो थे वो आज नहीं है। आपका बयानिया कितना मुतासिर होगा? मरियम साहिबा कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। जाली सादिक अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई है। आप उसकी बात ना करें, बक्सा चोरी की तस्दीक, वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो उसका तो सुबह शाम एक ही गुस्सा, उसके चेहरा देखे आपको अंदाजा होगा कितने गुस्से में बेचारी, ठीक है ना? वो खातून है जो टीवी चैनल पर आकर कहती है कि मेरा इंग्लैंड में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। अब इतनी सारी जायदादें निकल रही हैं। एक ऐसी खातून जो टीवी चैनल पर आकर ये बात करती है कि मेरा कोई जायदाद नहीं है और उसके अरबों करोड़ों रुपए की जायदाद है, उस पर मैं क्या बात करूं? नवाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं गूंज रहा? नहीं गूंज रहा। नवाज शरीफ का चैप्टर क्लोज हो चुका है। बिल्कुल इतने, वो एक सजा याफ्ता शख्स है और एक मफरूर शख्स है, एक सजा याफ्ता और मफरूर शख्स है। अगर उसको सियासत करनी आके पाकिस्तान में करें, क्यों चुपके से बैठे हो? दवाई लेने वो कहते हैं ना, लोग के मजाक बना हुआ कि दवाई लेने गए तब तक वापस नहीं आए। लोगों ने अपने वो दुकानों के सामने लिख दिया, जब तक वो दवाई लेने लंदन गया ये बात जरूर है। रशियन ऑपोजिशन लीडर की मिसाल रखी थी अभी चंद हफ्ते कबल, जिसकी जान को खतरा था। 3 दफा जानलेवा अटैक्स हो चुके थे, उनके पर तेजाब भी फेंका, उनकी पतलून के अंदर से भी जहर निकला और बड़े अटैक्स हुए। ICU जर्मनी में पहुंच गए। ये भी मालूम था पहुंचते ही अरेस्ट भी हो जाऊंगा और जान को खतरा है, मगर सबको जान झोंकों में डाल के वापस रूस पहुंचे वो, और उन्होंने कहा कि इनकलाब गैर मौजूदगी में नहीं स्टार्ट हो सकता। बिल्कुल सही कह, मैं इधर हूँगा तो इधर इनकलाब आएगा, रहूंगा अपने लोगों के। तो ये बात तो मुसद्दिक साहब हमने शेयर की थी। यू मस्ट नो, ऑफ कोर्स यू आल्सो कीप एन आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग इंटरनेशनली। मगर सर सुप्रीम कोर्ट की जानिब अगर आए, फैसला महफूज हो गया है, सुना दिया जाएगा। और पिछले
24 घंटों में जो कुछ रिमार्क्स भी आए हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, उनसे भी लग रहा है कि पार्लियामान की नज़र ही किया जाएगा इस इशू को, कि पार्लियामान ही फैसला करे सर। बट द क्वेश्चन, ये ज़रूरी है नोट करना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कभी ये सवाल नहीं था कि क्या आया सेनेट इलेक्शंस को ओपन या बैलेट या सीक्रेट बैलेट के थ्रू होना चाहिए। उनसे पूछा गया था कि ये तरीकाकार क्या है ये करने का, अगर इसकी डिजायरेबिलिटी तो बहरहाल पार्लियामान ने ही तय करनी है। तो आप लोग इसका जो भी फैसला आता है सर, मरियम साहिबा तो पहले ही कह चुकी हैं, अगर फैसला कोई भी ऐसा आया जो हक में हो, जो सदारती रेफरेंस भेजा है पीटीआई के, तो फिर बायस्ड होगा, उंगलियां उठेंगी। इज दैट फेयर? देखिए, एक तो मैं बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है जब लोग कहते हैं कि हाँ हम इस तरह दीदा दिलेरी से चोरी करते हुए पकड़े गए, लेकिन क्योंकि इदारों ने पकड़ा हमें तो इदारे हमने मजबूत किए हैं। ये आपने खाक इदारे मजबूत किए हैं कि ना डीएसपी फ़ोन उठाए, ना एसपी फ़ोन उठाए, ना आईजी फ़ोन उठाए, ना आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो टेलीफोन उठाएं, सब गायब हो जाएं। जिनको आप अगवा करें उनके टेलीफोन भी बंद हो जाएं, उनके व्हाट्सएप भी बंद हो जाएं, यकलख 20 के 20 लोगों की बैटरियां खत्म हो जाएं टेलीफोन की। कैसी आप बात कर रहे हैं? ये जो आपने इदारों का हाल किया उसके बाद आप क्रेडिट लेते हैं कि ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हम चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अजीब सी बात है। बहरहाल आपकी मर्जी। नहीं जी, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये पीटीआई पर इल्जाम नहीं आ रहा है, इसमें इलेक्शन में सब पर इल्जाम आ रहा है। भाई किस पे? अच्छा, ये सिर्फ इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा गया। ये इंतजामिया तो पंजाब की है ना सारी। नहीं एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम को एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल दिख रही है इस पूरे केस में। देखें, ये एक अरसे तक इनकी गवर्नमेंट रही है, वहां पर इन्हीं के लोगों के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो इनके गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए हैं। अभी भी हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने पहले दिन से कहा था कि ब्यूरोक्रेसी में वो लोग जो पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ पोस्टों पर रहे उनको साइड में करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती ये कि उन्होंने उन लोगों को वहीं रहने दिया। और ये नहीं सर, कोशिश की थी अपने लाने की, पर पता लगा कि वो ये साजिश में भी हो सकता है कि इनके लोग इन्वॉल्व हो। जी मुसद्दिक साहब कर रहे हैं, यानी कितनी अजीब बात आप कर रहे हैं। एक तो बात ही आपने मुकम्मल नहीं मुझे करने दी, मगर आप कितनी अजीब बात कर रहे हैं कि 3 साल के आप बात करें आप कर लें, आप खत्म कर लें, मैं बाद में कर लूंगा आपके बाद। नहीं आप कीजिए मुसद्दिक साहब जी। देखिए कितनी अजीब बात आप कर रहे हैं कि आप 3 साल के बाद ये कह रहे हैं कि 3 साल के बाद जिन लोगों को हमने लगाया और एक सेक्रेटरी को 24-48 घंटे के अंदर अंदर 2-2 मरतबा तब्दील किया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये इनके लगाए हुए लोग हैं। और इनके लगाए हुए लोग क्या कर रहे हैं? डब्बे उठा के इनके ले गए हैं और इनके वोट निकाल के हमारे भर दिए, मगर ये इनके लोग हैं। और जब हम इनको फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते। ये अब आपको खुद ही सोचना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि बात मुनासिब है तो फिर मुनासिब होगी जी। दूसरी बात ये है कि जी ये जो आपने अभी बात की ये बड़ी अहम बात है। आपने ये भी देखा कि कल जो सिंध के बार काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव जो वकील थे उन्होंने ये कहा भी कि ये जो इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का इजरा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, ये आपसे मशवरा नहीं मांग रहे, ये आपसे इंडोर्समेंट मांग रहे हैं। और आपको याद होगा कि उन्होंने गोएबल का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह अगर एक झूठ को तसलसल से बोला जाए। गोएबल सबको मालूम है कि वो हिटलर के थे वजीर या चीफ प्रोपेगेंडा, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के इक्विवेलेंट या जो भी आप उनको कहना चाहें। तो उन्होंने कहा कि ये गोएबल वाला मामला जो है पाकिस्तान में दोहराया जा रहा है कि आप बदलते जाएं, बयानात बदलते जाएं, गलत बयानी करते जाएं और इतनी करें कि लोगों को ये यकीन किसी तरीके से हो जाए कि यही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं। हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने कोशिश ये की है जी, ये हमें ये लगता है कि हुकूमत ने कोशिश ये की है कि वो एक LFO का इक्विवेलेंट लेकर आए या नजरिया ज़रूरत को इन्वोक करे और अदालतों को जाके वो काम जो आइन में लिखा पड़ा है, जिसकी अब ये पिछले 2-3 दिन में काफी गुफ्तगू हुई है, उसको किसी तरीके से प्रेशर के जरिए अदालत से कुछ ऐसी सेटलमेंट करवा ली जाए कि आईनी तरमीम ना करनी पड़े। सेनेट इलेक्शंस आर्टिकल 226 के अंडर आते हैं कि नहीं आते? सो ये फैसला तो ये कर देगी, बट आई एम एक्चुअली वेरी क्यूरियस एज वेल टू फाइंड आउट इसकी लिमिटेशंस भी हैं कि नहीं। जी ये इस पे भी बहुत अच्छा तबसरा हमारे सेनेट चेयरमैन साहब कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आइन के तहत सिर्फ 3 इलेक्शंस होते हैं, एक नेशनल असेंबली का, एक प्रोविंशियल असेंबली का और एक सेनेट का।
दीगर इलेक्शंस जो है वो आइन के तहत नहीं होते। और क्लियरली आर्टिकल 226 में लिखा है कि आइन के तहत होने वाले इलेक्शन यानी नेशनल, प्रोविंशियल और सेनेट ये होंगे खुफिया रायशुमारी से, और उसमें बहुत से अवामिल हैं। मसलन एक तो बहुत ज्यादा सर अगेन दिस हैज बीन यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं यही इंटरप्रिटेशन समझ भी आती है सर। एक इजाजत दीजिए 30 सेकंड की। देखिए आप एक बात तो पैसे के लेन देन की बात तो होती रही है, लेकिन हमने तो सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में और उसके बाद फैटिफ के बिल्स में ये देखा कि लोगों पर नैप के मुकदमे करके, लोगों की बच्चियों की वीडियोस दिखा के, लोगों पे प्रेशराइज करके, लोगों के कारोबार बंद करके भी वोट दिलवाए जाते हैं। तो अगर ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, सबके नाम लिखे होंगे और आगे बैलेट लिखा होगा, तो फिर उसके बाद जो नैप की कार्रवाई होगी या जो वीडियोस बनेंगी या जो कारोबार बंद होंगी, उनका भी तो सदेबाप करना है ना। तो सेनेट में ये डिबेट होनी चाहिए कि किस तरह शफाफियत भी आए और विक्टिमाइजेशन। बल्कि इससे बड़ा मुद्दा, अगर आप मुझे इजाजत दें, इससे ज्यादा डैमिंग ये होगा कि अगर इसको आईनी तरमीम के मुतरादिफ समझा जाए, अगर आप ट्रेसेबल बैलेट की तशरीह कर दे सुप्रीम कोर्ट, वो तो एक आईनी तरमीम के मुतरादिफ है। देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइकोटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारा एक सिस्टम चलता है इसके तहत, एक फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशनल। मुझे इजाजत दीजिए वसीम सजाद साहब, मुझे बताइएगा कि क्या कोई लिमिटेशंस हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है इन प्रोसीडिंग्स में, गिवन दैट इट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, मगर कोई लिमिटेशंस हैं इसकी? देखिए जी, लिमिटेशंस तो यही हैं कि हाउ फार द कोर्ट कैन गो। जुरिसडिक्शन में उन्होंने उस सवाल का फैसला करना है जो सवाल उनसे किया गया है, और आइन ये कहता है जी कि कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कानूनी सवाल हो तो उस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मशवरा मांग सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट पहली चीज़ तो ये भी कह सकता है कि जी ये ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका हम जवाब दें, ये भी फैसला आ सकता है। दूसरा ये है कि सवाल जो किया गया था वो ये था कि क्या जो सेनेट का इलेक्शन होता है वो आइन के तहत होता है कि नहीं, और इसमें जो इससे फॉलो अप होगा वो ये है, अगर आइन के तहत नहीं होता तो फिर आर्टिकल 226 उस पर लागू नहीं होता, अगर आइन के तहत होता है तो 226 लागू होता है, ये सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। और ये जब आइन बना था तो उन्होंने बड़े मेरे ख्याल में सोच विचार के बाद ये लिखा था कि जितने भी इलेक्शंस हैं आइन के तहत वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, और इसका मकसद है, बहुत सी इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी यही लिखा हुआ कि बैलेट सीक्रेट होगा। मकसद ये है कि एक शख्स जब वोट देता है तो उस पर किसी किस्म का दबाव ना हो, वो किसी प्रेशर में ना हो, वो अपनी कॉन्शियस से, मर्जी से उसको वोट दे। अब इसको बैलेंस करना पड़ता है दूसरी चीज़ों के साथ, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अगर इसको ओपन किया तो इसके बहुत मनफी असरात होंगे। लेकिन ये मामला अगर 226 को अमेंड करने का है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, और पार्लियामेंट के अंदर ये मामला अगर चला जाए तो पार्लियामेंट में अंदर अगर फैसला होगा तो वो कंसेंसस ज़रूरी करना पड़ेगा, और आइन के अंदर कंसेंसस के बगैर अगर कोई तब्दीली की गई तो ये भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कंसेंसस डॉक्यूमेंट, और उसमें कोई चीज़ अगर यकतरफा कर ली जाए उससे जो बैलेंस है हमारा आइनी वो अपसेट होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो ये एक अच्छी बात होगी, वहाँ पे तो कोई रुकावट नहीं है, अगर वो चाहें ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको 226 में तरमीम करनी होगी। अब बहरहाल सब नज़र सुप्रीम कोर्ट में हैं, अब वो क्या फ़ैसला करती है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन में फ़ैसला आ जाएगा तो बड़ी चीज़ वादी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर मेहमानों का। बाकी इस फैसले बहुत चीज़ें अया हो जाएंगी कि इलेक्शन करवाना किस तरह है, मगर बहरहाल आज चंद सेनेटर्स जो हैं वो विदाउट बिला मुकाबला जो हैं उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मज़े की बात यह है कि ये वही पंजाब से हुए हैं जिधर पंजाब से PMLN ने तो एक्सपोज कर देना था PTI की रैंक और फाइल के अंदर जो डिस्कॉर्ड था, इनके बंदे जो इनसे मायूस थे और दुखी थे और जो इन PMLN को भी वोट डालने वाले थे, मगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है अंदरून खाना। जनरल नशिस्त पर नून लीग के अफनानुल्लाह खान साहब आ गए हैं, साजिद मीर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब कामयाब हुए हैं, तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास, एजाज चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी कामयाब हो गए हैं, काफ लीग के कामिल अली आगा भी कामयाब हैं। और इसी तरह ये वो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग का नमूना है कि जो हम लोग चाहते हैं कि बड़ी कौमी इशूज़ के ऊपर भी हमें देखने को मिल जाएं। जिस रिप्रेजेंटेशन का ये जिक्र पहले कर रहे थे वो बहरहाल इधर से हमें होती दिखाई दी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।